नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज रूम लाइव में पहली खबर की शुरुआत करेंगे और वो खबर काफी महत्वपूर्ण भी है और वो खबर है गुजरात से। गुजरात में चुनाव की सरगर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। नड्डा 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंच चुके हैं, केजरीवाल भी आज पहुंचेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आज संबोधन दिया है। दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है राजनीतिक पार्टियां लगातार गुजरात में अपनी पिच को मजबूत करने के लिए उतर चुकी हैं। तैयारियों के सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वडोदरा में टाउन हॉल में मीटिंग करेंगे। ये भी बहुत बड़ी अपडेट खबर है और इसी खबर पर हम सीधे चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जय शर्मा जी के पास में। लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित 2 दिन के जो राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का उन्होंने शुभारंभ भी किया है अब से कुछ ही देर पहले। और नड्डा और सीएम भूपेंद्र पटेल तथा गुजरात भाजपा के प्रभारी सीआर पाटिल आज राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भी वो शामिल रहे। यह सम्मेलन गांधीनगर की एक पंचतारा होटल में हो रहा है और इसमें गुजरात के भाजपा शासित नगर निगमों के महापौर और उप महापौर भी इसमें शामिल रहे हैं और उनके अलावा देश के कई अन्य राज्यों के भी मेयर इसमें हिस्सा उन्होंने लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन भी किया। तो सीधी तौर से कह सकते हैं कि जिस तरीके से गुजरात में राजनीतिक परिवेश जो है उसमें लगातार घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसका सीधा कह सकते हैं उदाहरण भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अब सक्रिय भूमिका में नजर आ रही है वो अपने आप में काफी अहम हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से पहले गुजरात का दौरा किया था, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ में मीटिंग भी की और मीटिंग के बाद में कई चुनावी रणनीति पर चर्चा होती हुई भी दिखी थी और इसके बाद में उन्होंने लोगों को साधने के लिए एक मूल मंत्र भी दिया था। उनका कहना था कि हम लोगों को अपनी एकता के साथ में, अपनी मजबूती के साथ में लगातार इस चुनाव में सक्रिय भूमिका निभानी है। और बात करें हम आम आदमी पार्टी की, जिस तरीके से अगर पिछले गुजरात चुनाव की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी ने जो है अपनी बहुमत को लेकर एक मजबूती के साथ कदम रखा है गुजरात में और कुछ सीटों पे हालांकि उसको जीत भी मिली थी पिछले चुनाव में। और अब बात करते हैं कि विधानसभा जो चुनाव होने हैं गुजरात के महीने में गुजरात चुनाव होने हैं दिसंबर महीने के आखिरी में, तो उसको लेकर भी जो लगातार आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाने के लिए हर संभव मदद करती हुई दिख रही है और जनता के बीच में उनकी जाकर समस्याओं को सुनने का भी काम कर रही है। तो अपने आप में एक निश्चित तौर पर यह बड़ा हो जाता है और वो बड़ापन जो है अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता को लेकर गुजरात के कई मुद्दों को उठाते हुए भी दिख रहे हैं और लगातार जिस तरीके से उन्होंने बैक टू बैक गुजरात दौरे कर रहे हैं, आज फिर से वो पहुंच रहे हैं गुजरात में। तो गुजरात में निश्चित ही तौर पर कहेंगे कि आम आदमी पार्टी का मनोबल अपने आप में लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। पिछली अगर बात करें तो पंजाब की, तो पंजाब में जिस तरीके से पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तो ये बिल्कुल कहने में कतई गुरेज नहीं होगा कि इस मुद्दे पर और इस खबर को लेकर भी हम बात करेंगे। हमारे साथी वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं जय शर्मा जी। जय शर्मा जी, आपसे ही जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज जेपी नड्डा का दौरा जो है वो गुजरात में है और अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी, और सुबह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली के साथ में जो है सम्मेलन को संबोधित किया था। तो जिस तरीके से गुजरात में राजनीतिक पार्टियां जो उसमें भाजपा का भी नाम शामिल हो गया और भाजपा मजबूती के साथ आज से गुजरात में उतर चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शोभित, सबसे पहले कहना चाहूँगा, जैसे ही हमने परसों मैंने आपको ये बात कही थी कि जिस तरीके से कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा चालू की, जिस तरीके से आप आक्रामक मोड पे थे, तब मैंने आपको एक चीज़ बात बताई थी कि ये जब पूरे जोश पे चलेंगे तब भाजपा कुछ ना कुछ लाएगा। क्योंकि ये एक पूरी पैटर्न रही थी, हमने पैटर्न की बात की थी, हम वही बात फिर से दोहराना नहीं चाहते। पर अभी की बात करें तो जिस तरीके से आपने पीएम मोदी का उल्लेख किया है, तो पीएम मोदी ने आज जो काउंसिल ऑफ मेयर और डेप्यूटी मेयर से बातचीत की और उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिक का संबंध अगर सरकार नाम की किसी व्यक्ति से आता है तो पंचायत से आता है, अगर नगर पंचायत से आता है तो नगर पालिका से आता है और महानगर पालिका से आता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश के नागरिकों के बहुत लंबे
लंबे अरसे से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर विश्वास रखा है और उसे निरंतर बनाए रखना है और उसे बढ़ाना हम सभी का प्रमुख दायित्व है। अभी ये इस पूरे चीज़ को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि एक छोटे से यानी ये जो वर्ड इसीलिए मैंने कहा कि इसमें आप देखिए कि एक छोटे नागरिक से लेके उन्हें पूरा एक जो हमारा बंधारण है वहाँ के छोटे से लेके बड़े तक सभी व्यक्ति की उन्होंने बात कर ली और उन्होंने कहा है कि बहुत लंबे अरसे से शहर के विकास को लेकर भाजपा पर लोगों को विश्वास है। यानी आप देखिए कि उनकी स्पीच मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो आएंगे कुछ ना कुछ जादू कर देते हैं, वैसा ही कुछ हुआ और इस सम्मेलन का आयोजन भाजपा के सुशासन प्रकोष्ठ द्वारा किया गया था और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस सम्मेलन में शिरकत करते हैं। 2 दिवस जब अभी आ चुके हैं जेपी नड्डा, थोड़े ही टाइम में अरविंद केजरीवाल, यानी आप देखिए कि लास्ट 3 महीने से गुजरात सब जितने भी मंत्री संतरी से लेकर जितने भी लोग हैं उनका यानी अभी ये दिसंबर को जो इलेक्शन होने वाला है उसके अंदर सबकी नज़र गुजरात पे है क्योंकि गुजरात ही एक मैं मानूं तो ऐसा एपी सेंटर है जहां से पूरा राजनीति खिलवाड़ खेला जा सकता है। अभी यही चीज़ हम बात करते हैं, अभी मुद्दे पे आ जाते हैं तो दिसंबर में ये जो चुनाव होने वाला है गुजरात विधानसभा का जिसके अंदर सबने दौड़ लगा दी है। ये भारत जोड़ो यात्रा भले कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की हो पर गुजरात के अंदर भी बहुत हमें तंज देखना पड़ेगा। जैसे ही आपके अरविंद केजरीवाल बार बार आते हैं, रोड शो करते हैं, ऑटो वाले से मिलते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, यानी ये उनका भी एक पैटर्न है जिन्होंने पंजाब और वहाँ पे किया था वही सेम पैटर्न उन्होंने गुजरात में भी किया। अभी ये जो दिसंबर को ये गुजरात विधानसभा का चुनाव जो सरगर्मी तेज हो गई है तो तैयारियों के सिलसिले में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आ गए हैं, साथ में अभी पीएम मोदी ने भी बड़ी एडवर्टाइजमेंट की है और वो मीटिंग भी करने वाले हैं। अभी केजरीवाल वडोदरा में भी टाउन हॉल में भी मीटिंग करेंगे तो ये पूरा एक देखे तो अभी सनसनी यानी मची हुई है क्योंकि गुजरात के ऊपर सबको अपनी सीटें लानी है क्योंकि बीजेपी अगर देखना चाहे तो बीजेपी का बेस यानी अभी तो भले ऊपर तक यानी सब जगह पे बीजेपी है पर बीजेपी का बेस गुजरात गिना जाता है। अभी गुजरात के अंदर सबको एंट्री लेनी है तो इसके लिए आप सब आक्रामक मोड पे दिखाई दे रहे हैं, रैलियां हो रही है, बड़ी बड़ी पार्टियां आ रही है, उसके अंदर रैली से लेके सब यानी सब अलग अलग खिलवाड़ होते जाएंगे। अभी शोभित और ज्यादा होगा, अभी और ज्यादा रैली होगी और महासभा होगी, बहुत सारे रोड शोज होंगे, बहुत सारे जनमेदनी को सब जितने भी नेता है या बीजेपी है, कांग्रेस है या आप है वो सब आएंगे और सब कुछ ना कुछ अपने दावे पेश करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये अब सब होने लगा है और आज भी बाइक रैली का भी शुभारंभ होने वाला है। और भूपेंद्र पटेल और गुजरात भाजपा के प्रभारी सीआर पाटिल आज राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भी शामिल हो गए और ये सम्मेलन गांधीनगर के एक पंचतारा होटल में हो रहा है। यानी आप देखिए कि अब बीजेपी एक्शन मोड पे आ गई है। अभी जेपी नड्डा की बात करते तो राजकोट में शहरी पंचायती सरकारी संस्थाओं से निर्वाचन और भाजपा पदाधिकारियों से बैठक करेंगे, उनको संबोधित कर रहे हैं। राजकोट में भी जेपी नड्डा पड़ोसी मोरबी भी जाएंगे, वहां शाम को रोड शो में शामिल होंगे, शाम को गांधीनगर में विधांजलि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये देश के शहीदों के नाम एक संगीत कार्यक्रम होगा। यानी आप समझो कि सुबह मेयरों से बातचीत पीएम मोदी करते हैं, शाम को जेपी नड्डा एक कार्यक्रम में विधांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यानी अब कैसा है कि बीजेपी आ गया है। अभी ये इलेक्शन की जो सब लोगों ने रणनीति बनाई थी वो देख लिया है, एनालिसिस कर लिया है, अब बीजेपी आ गया है। अब बुधवार को गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय कमलम में भी गुजरात भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी जेपी नड्डा बैठक करेंगे। गुजरात भाजपा के महामंत्री प्रदीप सिंह वाघेला ने भी बताया कि नड्डा बुधवार दोपहर में अहमदाबाद के टैगोर हॉल में प्रोफेसरों को संबोधित करेंगे और भाजपा की विचारधारा के बारे में बात करेंगे। यानी अब देखो जो जो चीजें हैं, एक मेयर डिप्टी मेयर से भी बात की उन्होंने, मेजरों से बात की, प्रोफेसरों भी, शिक्षकों से भी बात करेंगे और 121 शहरों में महापौर सम्मेलन शामिल में होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में भी देश पर जो भाजपा शासित शहरी स्थानिक निकायों है उसमें 121 महापौर और उस महापौर में भी वो भाग
अहमदाबाद आने वाले और उसकी उत्तरी गुजरात में भी पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। साबरमती आश्रम भी जाएंगे और केजरीवाल ने पिछले हफ्ते गुजरात में टाउन हॉल में भी बैठक की थी। यानी अब ये बैठकों का दौर भी चालू रहेगा। और इसके बीच में बात करें अब कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा था कि गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह इस प्रदेश में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी। और इन दिनों अभी वो कन्याकुमारी और कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा में बिजी है और वो निकाल रहे हैं। तो राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पुरानी पेंशन खत्म कर बुजुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया है। अभी उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और कहा था कि पुरानी पेंशन खत्म करेंगे और भाजपा ने बुजुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया और देश को मजबूत करने वाली सरकारी कर्मचारियों को हक से पुरानी पेंशन। और कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने राजस्थान छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन को भी बहाल की है। अब गुजरात में भी कांग्रेस सरकार आएगी अगर और पुरानी पेंशन पद्धति लाएंगी। और इससे पहले राहुल गांधी ने भी 5 सितंबर को गुजरात में अपनी पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत भी करते हुए कई वादे किए थे। और उन वादों की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस के सत्ता में आने पर राज्य के किसानों को मुफ्त बिजली देने के वादे किए हैं, 10 लाख नई नौकरियां सृजित करने के, 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। राहुल गांधी ने आप उपभोक्ताओं को भी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति करने की बात की है, अंग्रेजी माध्यम में 3000 स्कूल बनाने की और लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का भी वादा किया है। गुजरात में इस साल नवंबर और दिसंबर में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है तो उसके लिए कई वादे हो रहे हैं, कई बैठकें हो रहे हैं। पर एक चीज देखें शोभित, तो बीजेपी अलग ट्रैक पे चल रही है पर थोड़े से मुद्दे अगर देखें तो आप और कांग्रेस ने सही पकड़े। जैसे आपने फ्री बिजली की बात की थी वैसे ही सेम राहुल गांधी ने भी बात की है। एलपीजी सिलेंडर के जो भाव बढ़ रहे हैं, जो दाम बढ़ रहे हैं, उसकी राहुल गांधी ने बात की। तो सामने अरविंद केजरीवाल ने भी महंगाई को लेकर भी बात की। फ्री बिजली, महंगाई और किसानों को लेकर भी आपने आक्रामकता दिखाई है। एजुकेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, वहीं पर राहुल गांधी ने भी एजुकेशन को मुद्दा बनाया है। और जिन्होंने लड़कियों की फीस माफी की भी बात की है। यानी आप देखें तो कहीं ऐसा भी निर्देश हो रहा है कि जो प्रमुख मुद्दे थे गुजरात में तो उसको लेके अभी ये दोनों पार्टियां आप और कांग्रेस ने बीजेपी पे निशान साधा है। पर बीजेपी हर बार की तरह इस बार कुछ ना कुछ नया लाएगी। और बीजेपी जेपी नड्डा अभी दौरे पे है, गुजरात के दौरे पे है। अभी धीरे धीरे और आक्रामकता बढ़ेगी क्योंकि अब बीजेपी ने कैंपेनिंग स्टार्ट किया है। आप देखिए कि केजरीवाल बहुत टाइम से यहाँ पे गुजरात के दौरे पे आ रहे हैं और साथ साथ में राहुल यानी कांग्रेस भी आक्रामकता दिखा रही थी। पर अब आप देखने जाए तो अब बीजेपी ने प्ले ग्राउंड में पैर रखा है, ऐसा कह सकते हैं। जी शोभित, आप सही जानना चाहेंगे क्योंकि आप गुजरात से हैं और गुजरात की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी का हमने दौरा देखा और इसके बाद आम आदमी पार्टी का दौरा देखा। अच्छा, पिछले चुनाव की अगर बात करेंगे तो मुकाबला दो के बीच में कहा जा सकता था। विधानसभा चुनाव की बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही जो है गुजरात के अंदर टक्कर देखने को मिलती थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का सृजन हो चुका है और आम आदमी पार्टी जिस स्पीड के साथ में कम समय में जिस रफ्तार के साथ में लगातार एक के बाद एक कदम को बढ़ाती हुई चलती हुई दिख रही है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में, मतलब जो अभी हाल ही में चुनाव है, उसमें किस तरीके से खतरे का सामना करना पड़ सकता है? सुमित, सही में एक बात बता दे तो अभी हम कुछ कह नहीं पाते कि अभी ये क्या होने वाला है। पर मैं इतना कह सकता हूं कि जिस तरीके से आपका आक्रामक मोड दिख रहा है, कांग्रेस भी जिस तरीके से पहले भी मैं पिछले इलेक्शन की बात करूं तो हमेशा कांग्रेस जब इलेक्शन आती है तब आक्रामक मोड पे हो जाती है। पर इस बार भी कांग्रेस जल्दी जाग चुकी है। आप भी जल्दी से जाग चुका है और आप पूरा पैटर्न जो पूरी जिस तरीके से गुजरात मॉडल हम बात करते हैं उसी तरीके से आपने भी अपने जो मॉडल पंजाब में बनाए, दिल्ली में बनाए, वही यहाँ पे भी अप्लाई कर रही है। कांग्रेस भी बहुत सारी ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है क्योंकि मैं हर बार एक वर्ड यूज करता हूँ बीजेपी के लिए कि कॉर्पोरेट टर्म, यानी एक कॉर्पोरेट ऑफिस चलती है बीजेपी की, क्योंकि उसमें हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक घंटे का वहाँ पे एक
चार्ज होता है उनका, यानी समझो कि एक पूरा एक कॉरपोरेट माहौल बनाया जाता है। पर अभी जिस तरीके से आप और कांग्रेस जिस तरीके से आक्रामक मोड पे गुजरात में दिखाई दे रही है, तो शोभित ऐसा कहना मुनाफिक होगा कि जी हाँ, कि बीजेपी को आप और कांग्रेस जिस तरीके से वो लोग अभी सी आर पाटिल भी 150 प्लस की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा और आप भी कई सीटों पर आ सकती है। क्योंकि आपका अगर आप देखो शोभित क्राइटेरिया, तो वो शहरों में अभी एक्टिव नहीं है, वो सबसे ज्यादा ट्राइबल और गांवों में एक्टिव है। और वहां पे उन्होंने अपनी बड़ी बहुत ही छाप, क्योंकि जो आपके है इनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, और आप में अभी जिस तरीके से ईशुदान गढ़वी, जहाँ ईशुदान गढ़वी का होल्ड सबसे ज्यादा गांवों और किसानों और साथ साथ में जितने भी ट्राइबल एरिया है उसमें सबसे ज्यादा है। और गोपाल इटालिया का सबसे ज्यादा कांटेक्ट है यूथ के साथ, क्योंकि जिस तरीके से अगर दूसरे यूथ की बात करते हैं, तो गोपाल इटालिया अभी यूथ के अंदर बहुत ही यानी फेमस तो नहीं कह सकते, पर यूथ उनको अभी फॉलो कर रहा है। आप भी आक्रामक मोड पे दिखाई दे रहे हो और आपको भी बहुत सारे लोग अभी यानी चाहने लगे। यानी उसकी इफेक्ट 101% बीजेपी के जो पोल्स है जिनकी सीट वो बता रहे हैं, तो उसमें माना जा सकता है जिस तरीके से उनकी रैलियां हो रही है, जिनकी मीटिंग्स हो रही है, आप भी आक्रामक मोड में है। और कांग्रेस में भी देखा जाए तो बीजेपी को 101% बोल सकते हैं कि जो सीट उन्होंने डिसाइड की है और जो उनको लग रहा है कि हम इतना कर पाएंगे, उसमें देखा जाए अभी के फिलहाल मोड पे देखा जाए तो उसमें माइनस फैक्टर दिखाई दे रहा है। जी शोभित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि गुजरात में आने वाले चुनाव में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। गुजरात दौरे पर जेपी नड्डा 2 दिन के लिए पहुंच चुके हैं। अमित शाह भी जो है वो लगातार वर्चुअल रैली से संबोधित करने की बात भी कही जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज वर्चुअल रैली से लोगों को संबोधित करते हुए दिखे थे। और वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल की, तो वो भी आज गुजरात दौरे की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। भारतीय उच्चायोग ने की लिस्टर में भारतीय समुदाय के खिलाफ हिंसा की निंदा, तुरंत कार्रवाई की मांग भी की गई है। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने लिस्टर में भारतीय समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है और इन हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग भी की है। उच्चायोग ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि हम लीस्टर में भारतीय समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा और हिंदू धर्म में परिसर में प्रतीक चिन्हों को नुकसान पहुंचाने की निंदा करते हैं। हमने इस मामले को प्रशासन के समक्ष भी उठाया है। तो इसी मुद्दे पर सीधे चलेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में, क्योंकि मामला भी बहुत बड़ा है और लगातार जिस तरीके से विदेशों में भारतीयों के ऊपर लगातार हमलों की घटनाएं सामने आती हैं, इस पर क्या कुछ है और क्या कुछ नीतियों में सुधार और बदलाव की जरूरत होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा जो नहीं जानते हैं वो, कि जो ये लेसेस्टर शायर है वो हिंदुस्तानियों से, वहाँ जो पॉपुलेशन है वो ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो इंडियंस हैं। और मैं उसमें अगर और थोड़ा स्पेसिफिक हो जाऊँ तो वहाँ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो गुजरातीज़ हैं। ये हकीकत है, मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो वहाँ अब ये जिस तरह से हिंसाएं हो रही है और ख़ास करके विशेष रूप से इनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी दुकानें तोड़ी फोड़ी जा रही है, उन पर हमले किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो बेसिकली वो ब्रिटिश में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी लोग हैं। अब इसका जिम्मा तो ब्रिटेन को ही उठाना पड़ेगा ना। आपके वहाँ जो रह रहे हैं वो लोग, तो आपका पासपोर्ट है उनके पास, आपकी नेशनलिटी है, भले ही वो मूल उनका इंडियन है या गुजराती है, मतलब भारत से हैं और वो पाकिस्तान से हैं बेसिकली, पर रहते हैं वो ब्रिटेन में क्योंकि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं। हो सकता है कुछ लोग जो है वर्किंग वीज़ा पे हो, कुछ लोग जो है वो स्टडी के लिए आए हो, लेकिन बेसिकली जो घटनाएं हो रही है वो ब्रिटेन में हो रही है। तो इसकी जिम्मेदारी ब्रिटेन को उठाना बहुत ज़रूरी है। और ब्रिटेन जाना भी जाता है अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक तरह से हैंडल करने के लिए। उनकी जो स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है और पूरा एक उनका जो पुलिस का महकमा है वो बिल्कुल माना जाता है कि बहुत सबसे बेहतरीन पुलिस जो व्यवस्था है। तो अब अगर ये ज़्यादा बढ़ लगता है कि फिर भारतीय विदेश मंत्रालय को इसमें दखल देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बार बार जो है चीज़ें कुछ दिनों से सामने आ रही है। अभी इसका मैं इससे ज़्यादा महत्व नहीं देख रहा हूँ। हो सकता है कुछ आपसी कुछ हो वहाँ पे। जब
जब दो ऐसी कम्युनिटी जो पहले एक देश ही था, फिर वो अलग हो गए, फिर एक दूसरे के प्रति एक हेट्रेड और एक नफरत की परिस्थितियां जो हैं सालों से दशकों से चल रही है, और कुछ अनबन हो गई हो वहाँ लोकल लेवल पे, वो तो उस तरह की चीज़ लगती है कि कुछ के साथ चल रहा हो। एक चीज़ ये नहीं किया जाए प्लानिंग के तहत, तो उसको ब्रिटेन, तो मुझे लगता है कि भारत की ओर से इसमें भी हस्तक्षेप किया जाएगा, और विदेश मंत्रालय अब जिस तरह से काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो एक बार वहाँ उनसे बात करेंगे, उनके फॉरेन सेक्रेटरी से, और कहेंगे कि इसको जो है ठीक कर दिया जाए, ताकि जो भारतीय हैं, विशेष भारतीय लोग, उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, वो एक टारगेटेड उन पे वो। हालांकि भारतीय उच्चायोग ने जो है मामले पर संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई किया, उनसे मांग भी की है इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हालांकि 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है इस मामले से जुड़ा हुआ। तो ये पूरा वाकया है आज लीस्टर में हो रहा है। फिर अगर दूसरे देश की बात करें तो कनाडा, जहां पे भारतीयों की संख्या बहुतायत है। और इसके बाद अगर हम पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बारे में जिक्र करें तो अमेरिका का भी नाम हम लेना चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका में जिस तरीके से भारतीयों को निशाना या टारगेट की घटना जिस तरीके से सामने आए थे, उनके खुद विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, तो उन्होंने हमलों की निंदा करी थी। लेकिन निंदा करते हैं और भारतीयों पर लगातार जिस तरह से टारगेट किलिंग या हमले की जो घटनाएं लगातार दिन ब दिन बढ़ रही हैं, इस पर कोई मजबूत कदम क्यों नहीं उठाती हुई दिख रही है विदेशी नीति या विदेशी सरकार? नहीं, मुझे लगता है कि वो एक उस दिशा की ओर जा रहे हैं, ऐसा तो हमको लग रहा है, लेकिन अभी वहाँ पहुँचे नहीं हैं। आपको सबको याद होगा, होना चाहिए, क्योंकि एक अमेरिकन सिटी की वैल्यू पूरी दुनिया में जो हुआ करती थी, चाहे वो दुनिया के देश में क्यों ना हो, और अगर वो कहीं एक तकलीफ में, उसको कोई परेशानी आए, एक ही नागरिक, फिर वो वहाँ अमीर है, उसको कोई फर्क, वो अमेरिकन सिटीजन होना चाहिए। तो है एक अपने के लिए उथल पुथल, मतलब उठा पटक कर देती कि कुछ भी हो, परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना उनको कोई हैरेसमेंट होनी चाहिए। अगर उसने कोई क्राइम भी कमिट किया है, शोभित, तो हमने तो ये पिछले दशकों में देखा है, कहता है वो ये, फिर अमेरिकन गवर्नमेंट कहती थी कि इस पर आप भले, अगर आपको लगता है कि उसने क्राइम कमिट किया है, लेकिन वी आर देयर टू डिफेंड आवर सिटीजन। तो वो एक अमेरिका का एक रुतबा हुआ करता था, और हमारा अभी तक ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उस श्रेणी में नहीं है, बहुत दूर है नहीं, मतलब कि बहुत दूर है, हमको अभी उस स्टेचर तक पहुंचने में बहुत सफ़र जो है तय करना बाकी है। पर हमको लग रहा है कि उस दिशा में हम धीरे धीरे जा रहे हैं। तो अगर ये कुछ और बड़ी बातें होंगी, और अगर हम चाहें कि ना हो, लेकिन अगर होती है, तो मुझे लगता है कि भारत की ओर से एक मजबूत स्टैंड इसमें लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि लगातार बाहरी देशों में भारतीयों पर जो हमलों की घटना सामने आ रही है, उसको लेकर भारतीय उच्चायोग या भारतीय विदेश नीति ज़रूर कोई कठोर कदम उठाते हुए दिखेगी। और जिस तरीके से हमलों की घटना बढ़ रही हैं, उन पर निश्चित ही तौर पर अंकुश लगाना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर हमारी दिल्ली से है, क्योंकि दुर्गेश पाठक विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, और उन्हें ईडी का सम्मन कल मिला है। और सिसोदिया का इस पर उन्होंने पलटवार भी किया है, और उन्होंने आरोप लगाया है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कि भाजपा का टारगेट शराब नीति है या एमसीडी चुनाव। ये बहुत बड़ा बयान मनीष सिसोदिया की तरफ से दिया जा रहा है। और इसी खबर पर क्या कुछ अपडेट है, हमारे जानेंगे हम अपने साथी सहयोगी तुषार से। तुषार, क्या कुछ मामले में अपडेट है अभी तक? बिल्कुल शोभित जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का ट्वीट जो सामने आया है कि एमसीडी चुनाव टारगेट है या फिर दुर्गेश पाठक, ये सबसे बड़ा सवाल मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट के जरिए दिया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दुर्गेश पाठक जो विधायक हैं दिल्ली से, उन्होंने ईडी का सम्मन मिला है उन्हें। आपको बता दें, ये जानकारी ऐसे निकल के सामने आ रही है, तो इस पर पलटवार करते हुए मनीष सिसोदिया ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से ईडी मेरे घर पर आई थी, सीबीआई मेरे घर पर आई थी, जांच में कुछ नहीं मिला। उन्होंने पुरानी बातों का जिक्र करते हुए ट्वीट में ये जानकारी ऐसी साझा की है। और साथ ही उन्होंने ये भी सवाल खड़ा कर दिया है कि चुनाव ज्यादा जरूरी है या एमसीडी बीजेपी के लिए। जी हाँ, तो एक और सवाल उन्होंने खड़ा करा है कि एमसीडी का जो चुनाव है, उसका जो संबंध है दुर्गेश पाठक से क्या लेना देना।
तो ये क्यों परेशान किया जा रहा है दुर्गेश पाठक को? जी। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार ने जिस तरीके से कहा कि लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है उनका जवाब भी दिया जा रहा है, हालांकि ट्विटर वार ही इसे कहेंगे। इस खबर पर थोड़ा सा विस्तार से चलेंगे और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया ने कहा है कि शराब नीति से दुर्गेश पाठक का क्या संबंध है। ये जो है बयान मनीष सिसोदिया की तरफ से आया गया। हालांकि अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो आम आदमी पार्टी का ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी की लगातार की भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के तहत खरीद फरोख्त की जो गतिविधियां हैं वो हमारे विधायकों को खरीदने के लिए वो हर भरकस प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, शुरुआत सत्येंद्र जैन से हुई। सत्येंद्र जैन को जो है इस समय तिहाड़ जेल में वो बंद है। फिर इसके बाद मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी का कार्रवाई होती हुई दिखी। इसके बाद अमातुल्लाह खां को गिरफ्तार किया गया और कल दुर्गेश पाठक को जो है ईडी ने सम्मन भेजा है। तो लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के विधायकों को तलब किया जा रहा है, उससे आम आदमी पार्टी जो है बौखला गई है और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को निशाने में लेते हुए दिख रही है। और भी क्या कुछ अपडेट है या इस खबर के क्या मायने निकलते हैं, सीधे चलेंगे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी में कल विधायक हैं दुर्गेश पाठक, हालांकि एमसीडी के चुनाव प्रभारी भी हैं वो, और उनको ईडी ने सम्मन किया और आम आदमी पार्टी की तरफ से फिर से भारतीय जनता पार्टी पर वही आरोप लगाया गया है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। हालांकि हम डरने वाले नहीं हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। एक बड़ा रोचक सिनारियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताएं शोभित जी, इस तरह की जो कैट फाइट, जिसको कैट फाइट कहते हैं, डॉग फाइट भी कोई कहते हैं, कोई कैट फाइट कहता है, पर ये मतलब इसको उपमा इसलिए दी जाती है कि जैसे कुत्ते बिल्ली का झगड़ा होता है उस तरह से एक झगड़ा, एक ऐसा कुछ दृश्य हम देख रहे हैं जो आमतौर पे राजनीति में इस तरह से देखने को नहीं मिलता है। तो बात तो सही है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद बहुत कम हुआ इससे पहले, और एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के विधायक को एजेंसीज जो हैं वो टारगेट कर रही हैं, उनको बुला रही हैं, समन कर रही है, केस भी हो रहा है, जेल अगर भेजने की पूरी कोशिश भी हो रही है कि कैसे भी करके इनको जेल भेज दिया जाए। ये कह रहे हैं कि एमसीडी का चुनाव एक कारण हो सकता है कि क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ भाजपा की बॉडी है और आम आदमी अभी वहाँ पे बॉडी अपनी बना नहीं पाई है अब तक। तो अब इस बार लगता है शायद कि बना पाए, तो अगर वो बना पाती है तो फिर जो स्थानीय इकाई के लेवल के जितने भी काम हैं वो भी आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी इज्जत का सवाल है कि कैसे भी करके वो जो है उसको बना के रखे, क्योंकि अगर ये भी चला गया तो बिल्कुल सेंट्रल विस्टा के नाक के नीचे आप समझ लीजिए कि फिर एक बार वो फिर से उनकी जो है वो मूंछें कट जाएंगी, वो ये हो जाएगा। तो ये उनकी कोशिश है, हो सकता है ये कारण हो, पर ये एकमात्र कारण तो नहीं हो सकता। वो एक, जैसे मैं पहले एक बार कह चुका हूं कि वो एक पता है उनको, मन में वो जानते हैं कि जिस वॉरफेयर के हम माहिर हैं उसी वॉरफेयर में ये लोग हमसे 1 डिग्री और माहिर हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी वाले। तो ये अगर अभी से है, अगर इसको अगर अभी दाब दिया तो ठीक है, अगर बड़े हो गए तो फिर ये हमको परेशान करेंगे। अभी से इतना परेशान कर रहे हैं तो बड़े हो जाएंगे तो कितना परेशान करेंगे। तो इसको जो है कहावत होती है हमारा, मैं इसका तर्जुमा करता हूँ, एक गुजराती में कहावत है कि दुश्मन जब बड़ा हो रहा हो ना तभी उसको रोक देना चाहिए वहीं से। तो ये एक होता है। अब ये कोशिश लग रही है हमको, और साथ में एक हमने एक नया ही कुछ वो देख लिया जो अरविंद केजरीवाल ने कुछ, ये जो इनका सम्मेलन हुआ था ना ये हाँ, तो वहाँ उन्होंने जो स्पीच दी थी वो स्पीच सुनने वाली थी, आपने अगर कहीं आप सबने सुनी हो तो। वहाँ उन्होंने एक ऐसा नाम दे दिया जो आमतौर पर कभी इस तरह से बात होती नहीं है राजनीति में। उन्होंने नरेंद्र भाई के एक जो मीडिया एडवाइजर हैं जो गुजरात से हैं, हिरेन जोशी जी, उनका नाम लिया खुलेआम। उससे पहले भी एक बार ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल बड़ी बड़ी चैनलों के एडिटर्स ने हमको व्हाट्सएप मैसेज वो पढ़ाए हैं जो उनकी ओर से आए हैं, और किस भाषा में वो एडिटरों को लतियाते हैं, गलियाते हैं, धमकाते हैं, दबाते हैं। तो उन्होंने वहाँ बैठे बैठे जो है उनको चैलेंज कर दिया कि अब आपकी कभी कोई ऑडियो लीक हो जाएगी तो शर्म से आप कभी झुक जाएंगे, सर उठा नहीं पाएंगे। अब सीधा मतलब पर्सनल हो रहा है। देखिए मामला बिल्कुल पर्सनल अटैक में जा रहा है अभी। मतलब हिरेन जोशी को अटैक करना मतलब कि आप सीधा नरेंद्र भाई को अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये लोग समझ में हमको आ रहा है, वो ये आ रहा है कि ये आर पार की लड़ाई के लिए ये लोग तैयार हैं। आम आदमी पार्टी जो है, जब भी वो मतलब सत्ता में बैठी थी, ये बड़े चतुर लोग हैं,
तो इनको पता था कि अगर हम बीजेपी को हरा के बिल्कुल उन्हीं के नीचे बैठ रहे हैं तो शांतिपूर्वक शासन कर नहीं पाएंगे, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे फंसाने की कोशिश की जाएगी। तो ये लोग भी बड़े कोई गली में खेलते हुए बच्चे तो है नहीं कि जिसने सरकार बना ली हो, तो समझ रहे हैं। तो उसको हर चीज़ को क्या हो सकता है, चेस में जैसे होता है 10 साल आगे सोचो, 15 साल चाल आगे सोच लो आप, तो ये सब चाल सोच के ये भी बैठे हुए हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो इसीलिए वो डरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये देखिए एजेंसी का उपयोग होना, इसको ज़रा आपको समन दिए जाना, आपको एक बार समझ लीजिए कि आरोप के तहत गिरफ्तार भी करना, लेकिन फिर वो कोर्ट में साबित करना होता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बखूबी जानती है कि एक बार ये डाल दो फिर कोर्ट में साबित होता रहेगा, पर तब तक ये तो कह सकते हो कि इस आरोप के तहत ये जेल में है। तो वो राजनीति का एक अलग करने का नज़रिया है, एक अंदाज है, तो वो उस तरह से चल रहे हैं। और ये लोग भी आश्वस्त हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जेल में डालेंगे ना, साबित कुछ कर पाए तो अच्छी बात है। तो चार्जशीट जब बनती है उसी के आधार पर तो कोर्ट सुनती है ना पूरी बात। तो वो एक अपने आप में बड़ा आत्मविश्वास है आम आदमी पार्टी को कि कुछ कर नहीं पाएंगे हमारा, ठीक है। अब देखिए चीज़ें कुछ राजनीति में तो 50 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब आप किस तरह से आप स्टिंग ऑपरेशन प्लान कर सकते हैं, फिर लगता है कि स्टिंग ऑपरेशन है, ठीक है। ये बहुत बार पहले भी हो चुका है। तो ये सही है कि गलत है, तो जब इसकी फॉरेंसिक जांच हो जाएगी तभी तो पता चलेगा ना। तब तक तो एक हथियार है जो आप चलाते रहेंगे कि देखिए इन्होंने जो है पैसे लिए हुए हैं, इसमें भ्रष्टाचार किया हुआ है। तो आम आदमी पार्टी इसको काउंटर बड़ी अच्छी तरह से करती है। ये उनके पास, जैसे मैंने कहा कि एक डिग्री थोड़ा ऊपर उनसे वो अभी उस स्किल सेट में पहुंच गए हैं। तो अब जैसे पर्सनल अटैक हुआ है बड़ा प्रधानमंत्री के मीडिया एडवाइजर के ऊपर नाम लेके, हमको लगता है कि ये मामला और जो है ना वो जुनून के साथ एक दूसरे जो पार्टी या तो अब कह दीजिए मुखिया कहिए या पार्टी कहिए या विचारधारा कहिए, जो भी कहिए, उनके बीच में लड़ाई जो है ना बड़ी गर्मजोशी से और होगी। और बिलो द बेल्ट आप देख लीजिएगा, अभी जो भी लड़ाई होगी उसमें बिलो द बेल्ट वार किया जाएगा। जैसे कृष्ण ने कहा था दुर्योधन को मारने के लिए कि झांग पे मारो, भीम ने कहा कि नहीं मार सकते, और इसको मारना है तो ऐसे ही मारो। तो वैसे ही जब कुछ चीज़ें जो है आपको एक दूसरे को पटकने के लिए अब राजनीति के अखाड़े में हमको ये देखने को मिलेगी। ये हम बिल्कुल इसमें आश्वस्त हैं, हम निश्चिंत हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब इसको काउंटर करने के लिए ये लोग आगे से पहले से सब कुछ ना कुछ करके बैठे हुए हैं, और इनकी गुजरात में उपस्थिति दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है ना, ये बड़ी तकलीफ देती है भारतीय जनता पार्टी को। वो आज बड़ौदा में करने वाले हैं, केजरीवाल, नड्डा साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं। और इनका क्योंकि 26 साल का शासन है गुजरात में, तो वो शासन में अभी भी जैसे हर एक वर्ग, हर एक तबका अपनी मांग लेके खड़ा हुआ है। अब उन मांगों को हर बार की तरह आप क्या दबा पाएंगे या सही में इसका समाधान दे पाएंगे? ये एक 3 महीने का काल है। आचार संहिता लगने के बाद आप सरकार कुछ निर्णय ले नहीं सकती है। तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक का समय रहेगा मैक्सिमम उनके पास। जो भी नीतिगत उनको फैसले लेने हैं वो तभी तक ले सकते हैं, उसके बाद वो ले नहीं पाएंगे। और अगर इनके दबाव में आके ले भी लिए तब भी केजरीवाल के पास और मौका रहेगा, देखिए हमारे चलते आपको करना पड़ा है। तो अगर हम सरकार में नहीं हैं और आपका काम करवा सकते हैं तो हम सरकार में आएंगे तो क्या काम करवाएंगे। तो ये वहाँ इनका एक अपर हैंड है आज की स्थिति में। अब देखते हैं आगे, हम लोग वॉच करते रहेंगे कि किस तरह से ये राजनीति जो है करवट बदलती रहती है। आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, इसी खबर का एक पहलू है कि देखिए जब लड़ाई समाज के मुद्दे को लेकर हो तो वो जायज़ होती है। जब विपक्षी पार्टी जो है जनता की आवाज़ को उठाती है और उसको लेकर सवाल पूछती है सत्तासीन पार्टी से। लेकिन अब जो पार्टी है, जैसा कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो तकरार है वो किसी से छुपी नहीं, वो पर्सनल हद तक लड़ाई पे आ गई है कि वो एक दूसरे को घेरने के लिए जो है पर्सनल मामलों को उठा रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं और खुले मंच से जो है वो टारगेट भी कर रहे हैं कि हम देखिए आपके ये हैं विधायक, उन्होंने ये किया, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है कार्रवाई की बात जो है भी निकल कर सामने आई। आपसे जानना है कि मुख्य धारा से अलग होकर व्यक्तिगत लड़ाई राजनीतिक परिवेश में इससे पहले क्या अन्य पार्टी में कभी देखने को मिली किसी चुनाव में, या कभी जिस पैटर्न में आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी काम कर रही है? जब इंदिरा जी थी तो ये कुछ दौर तक ये बिल्कुल था, जहाँ पे उन्होंने हर चीज़ को निजी कर दिया था। मतलब कोई चीज़ जो है वो नहीं प्रोफेशनल नहीं थी, हर कुछ निजी पर्सनल हो गया था। और वो भी एक ऐसी पॉलिटिशियन थी जो उनकी निंदा अपनी अगर कोई कर दे तो उसको सहन नहीं कर पाती थी। शी नेवर लाइक्ड दैट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसमें मजाक उड़ाया जाए या उन पर कोई जोक बना दिया जाए। तो कार्टून समय बनते थे, शी नेवर लाइक दैट एक्चुअली।
जो हमको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लोगों से बात करते हैं, जो भी लिटरेचर हमको पढ़ने को मिलता है उस दौर का, तो ये बताया जाता है कि वो अखबार भी अगर उनके बारे में कुछ लिख दें, नीतियों के बारे में या निर्णय के बारे में, तो वो उनको पसंद नहीं आता था। तो फिर वो हर चीज़ निजी बन जाती थी, और वो निजी बनने के कारण कुछ ऐसे फैसले उन्होंने लिए थे उस समय, जिनमें पर्सनल अटैक्स, जिन जिन जब उनको लगा कि किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से आ रहा है, तो देन शी रिटालिएटेड, बिल्कुल किसी की शय या शर्म में आए बगैर वो करती थी। पर वो एक दौर था, वो अपने पूरे कार्यकाल में ऐसी नहीं थी, पर एक दौर ज़रूर ऐसा था जिस दौर में फिर इमरजेंसी भी लगाई गई। ठीक है, तो क्योंकि वो जो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपने तो 71 का इलेक्शन जो है, वो राजनारायण साहब चले गए थे कोर्ट में, और उनके कोर्ट का फैसला आया 75 के आसपास में, तो कहा कि नहीं, आपने जो चुनाव जीता है वो तो सरकारी मशीनरियों का गलत उपयोग करके जीता है, एंड शी वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट, तो इमरजेंसी लगा दी। तो ये बहुत बड़ा एक कलंक भी है गुजरात देश की राजनीति में, पर वो कुछ हद तक थी, उससे ज़्यादा नहीं था। इसके अलावा अगर आप देख लो तो मोरारजी देसाई कुछ हद तक ऐसे थे जो पर वो विंडिक्टिव नहीं थे, वो बिटर जरूर, वो कड़वाहट उनमें आ जाती थी। मतलब अगर आपने उनकी निंदा कर दी, उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो रिवेंज नहीं लेते थे, लेकिन आपसे फिर ठीक से बात नहीं करेंगे, वो कड़वाहट से बात करेंगे। फिर वो ये सोचेंगे कि नहीं यार, ये तो मेरा क्रिटिक है, पर क्यों क्रिटिक है उस बारे में वो जानने की कोशिश नहीं करते थे। ये उनकी एक खामी थी। उनकी आत्मकथा कभी आप पढ़े तो आपको समझ में आएगा, उनकी जो सोच और नज़रिया था वो बड़ा साफ था, लेकिन वीकनेसेस में एक उनका रहा करता था। बाकी तो जितने भी लोग बैठे हैं वो लोग आमतौर पर उतने उदार चरित्र तो होते थे कि पॉलिटिक्स की जगह है, आप आरोप लगा रहे हैं, मैं उसका जवाब अपनी सफाई में दूं या मैं प्रत्यारोप लगा दूं, लेकिन वो उस बयानबाजी तक रहता था। यहाँ फिर जो है गला दबोच के सीधा आपको ख़त्म करने की बात जिस तरह से एजेंसियों के द्वारा हो जाती है, वो नहीं, इतना नहीं था। एजेंसी का उपयोग हमेशा डराने के लिए ज़रूर किया गया है, पर उससे जिस तरह से अब ख़त्म किए जा रहे हैं हमले, वैसा इससे पहले एक इंदिरा गांधी के काल को छोड़ दे तो नहीं हुआ है। जी, एक अभी इस खबर पर नजर कर लेते हैं, आप भी देखिए जरा सर कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये कहा रहा है कि कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, और फिर एक आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, गौरव जो प्रवक्ता है उनके राष्ट्रीय पार्टी, गौरव भाटिया के थे पहले, वही है, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों से प्रभावित होते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब उस तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा चल रहा है, जेपी नड्डा भी इस वक्त जो है गुजरात में है, और इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है दिल्ली हेडक्वार्टर से, और कहा जा रहा है कि, और इस वक्त हम चलते हैं सीधे ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, देखते हैं कि गौरव भाटिया क्या कुछ कहते हुए नजर। रणजीत सिंह लांबा जो है, ये तस्वीर देखिए, लाख लाख शब्द कहेगी ये तस्वीर भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल के बारे में। इतनी नजदीकियां, दो जिस्म एक जान, करमजीत सिंह लांबा, अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, कट्टर बेईमान। ये तीसरी कड़ी। इसके बाद एक सवाल पूछा जाना चाहिए, यह सवाल है कि ये जब आबकारी नीति, जिसको ये कहते थे बहुत अच्छी है दिल्ली के लिए, जिसको ये वापस ले लेते हैं पकड़े जाने के बाद, इस नीति में तो राजस्व बढ़े ये उद्देश्य होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति आए उसको ठेका मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या हो गया, करमजीत सिंह लांबा आप कैंडिडेट सीयर पार्क वार्ड, अरे ये कैसे हो गया? मतलब आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसी को सारे नियमों की अनदेखी करके शराब का ठेका दे दिया जाता है। कोई पारदर्शिता नहीं है।
केवल एक ही मकसद है, कट्टर बेईमान जो अरविंद केजरीवाल है उनका, सारा काला धन घूम के मेरी तिजोरी में आ जाए, जनता लुट गई तो क्या हुआ। और इसके बाद अभी और भी तस्वीर है, ये देखिए एक और तस्वीर। ये तस्वीर क्या कहती है? सौरभ भारद्वाज विधायक ग्रेटर कैलाश, इनके भी बड़े करीबी हैं और बताया जाता है बहुत सा रुपया इनका भी इसी में लगा है। ये चुनाव लड़ते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है, के.एस. लांबा विधानसभा अध्यक्ष, यही के.एस. लांबा है जो पार्टनर है यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर में, जिनको लाइसेंस दिया है। एक तस्वीर नहीं, आपको मैंने पहली तस्वीर अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई, दूसरी में दिखाया कि वो प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी के, और सौरभ भारद्वाज जो एमएलए हैं उनके भी बड़े नजदीकी हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये एक और तस्वीर देखिए। अब इस तस्वीर में गजब यह है, विधायक सौरभ भारद्वाज उनका हाथ पकड़े हुए हैं, ये हमारे के.एस. लांबा उनका हाथ पकड़े हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचार करो, पीछे से जोर मैं लगा रहा हूं, चिंता नहीं करना, अरविंद केजरीवाल को मोटी रकम देनी है, हम सब मिलकर लूटेंगे। किसी विधायक के साथ इतनी नजदीकियां, चिंताजनक है, परेशान करने वाली है, व्यथित करती हैं। अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, अरविंद केजरीवाल जी जब कोई बयान देते हैं, हालांकि संवैधानिक पद पे हैं, उसमें वजन नहीं होता है, क्योंकि ईमानदारी नहीं होती, तथ्य नहीं होते, प्रमाण नहीं होता। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कोई बात रखती है तो वो ठोक के रखती है, प्रमाण के साथ रखती है, और ऐसे रखती है कि अरविंद केजरीवाल जी निरुत्तर हो जाए, एक प्रश्न का उत्तर नहीं देते। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि इसी मंच से सवाल पूछते रहेंगे, और केवल सवाल नहीं पूछेंगे, यह सुनिश्चित होगा कि एक दिन अरविंद केजरीवाल स्वयं कहेंगे कि मैं कट्टर बेईमान हूं। आज के मेरे सवाल जो हैं, आप अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, कृपया करके यह बताइए, इन करीबियों को भ्रष्टाचार की रेवड़ियां क्यों बांट रहे थे? करीबी है ये तो स्पष्ट है, इसलिए यह सवाल नहीं पूछूंगा। जैसा मैंने कहा, दो जिस्म एक जान, तो ये जो करीबियों को आप भ्रष्टाचार की रेवड़ियां बांटते हैं, क्या यही आपका रेवड़ी कल्चर है? दूसरा बड़ा मुद्दा आप याद करिए, हमने उठाया था, राजस्व का नुकसान करके राज्य कोष में जो 144 करोड़ रुपया था उसको माफ किया गया। आज ये बड़ा खुलासा करते हुए दूसरा सवाल पूछता हूं, जो हमारी जानकारी है अरविंद केजरीवाल जी, कट्टर बेईमान जी, इस 144 करोड़ में 46% इसी कंपनी यूनिवर्सल ट्रेडर्स का है। 46%, और उसकी राशि हुई करीब करीब
66 करोड़ रुपया, 66 करोड़। तो मेरा दूसरा सवाल अरविंद केजरीवाल जी इस मंच से यह है, क्या यह सही है? ये जो यूनिवर्सल ट्रेडर्स नाम की कंपनी है और ये जो दो जिस्म एक जान खड़े हैं यहां पे, इनका 66 करोड़ रुपया आपने इसीलिए वापस किया कि ये वापस आपकी भ्रष्टाचारी तिजोरी में वापस आना है। 40%, 66 करोड़ रुपया जनता को लगा दिया इन्होंने चूना। और एक सवाल और यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है अरविंद केजरीवाल जी कि जिस जिसको आप सर्टिफिकेट देते हैं कि वो कट्टर ईमानदार है, वो व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे 105 दिन से सतेंद्र जैन है, 105 दिन से। ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल जी नहीं हो गए, सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रिंटिंग मशीन हो गए। भ्रष्टाचार करो, अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में रुपया पहुंचाओ, सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रिंटिंग मशीन से सर्टिफिकेट मिलेगा, कट्टर ईमानदार है। और इसके बाद यह कहना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल जी आप जितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, आपको बख्शा नहीं जाएगा। वो दिन आएगा, जरूर आएगा, जब जनता देखेगी कि ये माफी वीर अरविंद केजरीवाल सबके सामने कबूलेंगे कि हां, आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है और उसका कोई सरगना है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और ये कहना गलत नहीं होगा जब आप कहते हैं आम आदमी पार्टी के लीडर और कार्यकर्ता स्वतंत्रता सेनानी है, तो जनता कहती है स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, बेईमानी की निशानी है। जहां जहां घूमते हैं केवल और केवल भ्रष्टाचार दिखाई देता है। और अरविंद केजरीवाल जी, आपकी ये जो भ्रष्टाचार की 100% तो जिस तरीके से आपने देखा कि गौरव भाटिया जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर कुछ तस्वीरों के माध्यम से आरोप लगाते हुए देखे जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? बस वही जो कह रहा था कि वो डॉग फाइट कहिए या केट फाइट कहिए, ये एक रोज कुछ ना कुछ आता रहेगा। अब फोटोग्राफ तो इनके भी बहुत सारे देखे गए हैं ना, तो बहुत लंबी हिस्ट्री है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ किसी से फोटो नहीं है। वो पूरे जो भगोड़े हैं, मोदी, नीरव मोदी है, वो मेहुल चौकसी है, वो सब की तो बहुत सारी लंबी लंबी बातें हो जाती है फिर। हाँ, विजय माल्या भी तो है, बिल्कुल, वो सब है। बहुत ललित मोदी खुद तो वसुंधरा राजे का बहुत करीबी हुआ करता था। तो वो तो फिर दोनों के, देखिए बात तो फिर बीजेपी के इतिहास में तो फिर बहुत सारे नाम हैं ऐसे, ठीक है। अब ये रोज उनको करना है क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ, मतलब एज ए जर्नलिस्ट मेरी एक चाहत है, वो ये है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, आपके पास अगर सबूत है तो उसको आप जो है उस केस को पुख्ता करने के लिए आप जो चार्जशीट बन रही है, जो जांच बन रही है, तो वहाँ दे दी ताकि वो न्यायालय में जाए और न्यायालय जो है इस पर भी फैसला सुनाए। ये रोज आप प्रेस करेंगे, वो कुछ सामने और काउंटर कर देंगे, ये तमाशा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी ये चलता रहेगा क्योंकि हम जानते हैं उनके लिए ये एक परसेप्शन बिल्ड करना अपने खुद के बारे में और दूसरी पार्टी के बारे में जो विरोधी है
वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़रूरी होता है। शोभित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप इस समय जो है वो चरमता पर दिखता हुआ दिख रहा है, वो निश्चित ही तौर पर अपने आप में उसमें एक सवाल भी उठते हुए कई खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जो है उसका पलटवार किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार अटैकिंग मोड पर दिखती हुई दिख रही है। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ और फटाफट जानेंगे कि नीतीश कुमार की कोशिशों को लग गया है बड़ा झटका। शिवपाल की पार्टी बोल रही है, यानी कि शिवपाल सिंह यादव खुद ही बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे समर्थन। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इसी पर क्या कुछ अपडेट है मानसी से जानेंगे। मानसी, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? जी हाँ शोभित जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो बिहार के नीतीश कुमार जो सीएम हैं, उन्होंने सोचा था कि वो यूपी में भी एक बार अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए वो कुछ दिन पहले, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले वो दिल्ली दौरे पर भी आए थे और उस दौरान उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की थी और गठबंधन की भी संभावनाएं जताई थी। इसी के साथ बड़ी खबर ये है कि जो शिवपाल की पार्टी है यानी कि प्रसपा, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ किसी भी तरह का कोई समर्थन नहीं करेंगे और ना ही उनके साथ पार्टी का गठबंधन करेंगे। और इसकी वजह बताई है अखिलेश यादव। उनका कहना यह है कि नीतीश कुमार अखिलेश यादव के साथ समझौता कर रहे हैं और अखिलेश यादव जहां होंगे वहां पर अपनी पार्टी नहीं जोड़ेंगे। आपको बता दें कि जो नीतीश कुमार की जो संभावना जताई जा रही है कि यूपी के जो प्रयागराज की जो फूलपुर सीट है वहां से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन संभावना के बीच में एक बड़ी खबर यह भी है कि शिवपाल की पार्टी प्रसपा ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वह नीतीश कुमार के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मानसी। और इसी खबर पर हम सीधे चलेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जिगर पांड्या जी। जिगर पांड्या जी, आप क्या कहेंगे शिवपाल सिंह यादव के इस ऐलान के बाद में? शोभित, शायद कल ही हमारी बात हुई थी कि ये जो गठबंधन बनाने का नेतृत्व नीतीश कुमार ने अपने हाथ में लिया है और प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने की कोशिश वो कर रहे हैं, वहीं पे बाकी विपक्ष के जो नेता है कहीं पे उनसे मुड़ न जाए, क्योंकि अभी तो 2 साल बाकी है। 2024 से 2022 खत्म होने को आया है, नज़दीक में ख़त्म हो गया है। 1 साल और उसके बाद 1 साल, मतलब 2 साल करीब करीब बाकी है और ये अभी से प्रधानमंत्री खुद चेहरा बनकर घूम रहे हैं तो कहीं तो दिक्कत आएगी। रही बात शिवपाल यादव की, तो उन्होंने तो पहले से ही मतलब एक दूरी बना रखी है। ये दूरी इसलिए बनाई है, जैसे सहयोगी ने बताया, कि जब समाजवादी पार्टी से वो निकट जा रहे हैं और फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की जो एक बात अटकलें सामने आई है, तो अब देखो सपा के साथ जाएंगे और सपा उनका सपोर्ट करेगा, तो ये शिवपाल यादव उनके जो चाचा है अखिलेश कुमार के, वो तो कतई उनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि काका भतीजा का जो एक वाद विवाद बहुत दिनों से, बहुत सालों से चलता आ रहा है, तो उसमें ये तो बात बनेगी नहीं कि दोनों चाचा भतीजा एक साथ जाके नीतीश कुमार के खेमे में या उनके गठबंधन में जाके बैठेंगे। और दूसरी बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ उसमें भी उन्होंने दूरी बना के उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। तो अब ये जो गठबंधन जो बन रहा है उसमें तो अभी एक नाम बाहर आया हुआ है, आगे आगे देखो क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष है, बहुत सारे विपक्ष के चेहरे हैं, उनके अंदर भी मुंह में लड्डू फूटे हुए हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाए या कम से कम चेहरा तो बन जाए। लेकिन ये नीतीश कुमार के लिए मतलब ये जो पथ तैयार हो रहा है वो कांटे का है, उसमें मतलब जमेगा नहीं और कांटे चुभने लगेंगे। जी शोभित, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए जिगर पांड्या जी। आपने काफी विस्तार से बात रखी और निश्चित ही तौर पर आपने बताने की पूरी कोशिश की कि शिवपाल सिंह के हाथ में जो जिस तरीके से अखिलेश यादव से जो गतिरोध बनते हुए दिख रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं है और इसका खामियाजा जो है वो आगे बढ़कर और इसकी जो दूरियां हैं वो बढ़ती हुई जरूर दिखेंगी। तो फिलहाल आज हमने बात की दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ में। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।